नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। तो आज थम जाएगा तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर, यानी 26 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार 5 बजे थम जाएगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत में मतदान करेंगे। कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात में भी मतदान किया जाएगा। वहीं अमेठी में भी वोट डाले जाएंगे। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यानी स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग के जरिए कौन कौन से जिले में, किन किन जिलों में मतदान किया जाएगा। देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में मतदान किया जाएगा। तीसरे चरण में 4 चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। तीसरा चरण है ये। 746 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 18,530 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। 14,321 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 3,05,71,613 मतदाता इसमें अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 49,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और आज प्रचार प्रसार जो शोर है, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, वो 5 बजे थम जाएगा। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज शाम 5 बजे सब कुछ रोक दिया जाएगा। यानी कि 26 तारीख को जो चुनाव होना है, तीसरे चरण के मतदान जो कराना है, उसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस तैयारी को लेकर और पंचायतों में किस तरीके का उत्साह है, वो भी हम अपने संवाददाता से जानेंगे कि आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है। लेकिन आप जान लें कि कौन कौन से जिले में, जो लगातार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि ये तीसरे चरण के मतदान होने हैं। और कोविड नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता मालिकों में काफी जागरूकता है। जागरूक होकर लोग अपने अपने प्रधान को चुनने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय मुद्दे जो हमेशा से हावी रहते हैं, वही मुद्दे हैं। और सब चाहते हैं कि अपने पंचायत का जो प्रधान है वो बेहतर, शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ प्रत्याशी को चुने। और इसके लिए लोगों ने मंथन करना शुरू किया है। हालांकि जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब मैदान में हैं और जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक दूसरे को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को खासकर मतदाता मालिकों को वो सब बात बताना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार जीत किसी एक की होगी और वो कौन होगा वो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन तैयारियां पूरी है, कोशिशें जारी है। वहीं कोविड को लेकर लोग सतर्क भी हैं। और जैसे कि हम आपको बताया है कि अलग अलग ज़िले हम चलेंगे और हम जानेंगे अपने संवाददाता से कि आखिरकार वहाँ किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के लोग तैयारी कर रहे हैं और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह कितना है। तो जालौन से हमारे संवाददाता मुबीन खान जुड़ गए हैं, भोलानाथ जो कि बाराबंकी से जुड़ गए हैं, और मेरठ से भी अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बाराबंकी चलते हैं, भोलानाथ के पास। भोलानाथ, बाराबंकी की बात कर ली जाए तो वो वहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा हावी हैं? और चूंकि आज प्रचार प्रसार का तीसरे चरण का आखिरी दिन है, 5 बजे के बाद शोर खत्म हो जाएगा, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? भोलानाथ की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जालौन चलते हैं मुबीन खान के पास। मुबीन, जालौन में क्या स्थिति है पंचायत चुनाव को लेकर? जनपद में सही पंचायत चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जिला पंचायत सदस्य की 25 क्षेत्र पंचायत सदस्य की 338 ग्राम पंचायत सदस्य की 6,939 और ग्राम प्रधान की 500 पदों पर अध्यक्ष का एक पद पंचायत चुनाव यानी ब्लॉक प्रमुख के 9 पदों पर उपयुक्त निर्वाचन होना है। जनपद में कुल मिला के 1,80,000 वोटरों का चुनाव का भाग करेंगे। जी,
कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो वहां पर हावी हैं जालौन में? जी अगर मुद्दों की बात की जाए तो जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जब प्रत्याशी के चुनाव में खड़े होते हैं तो लंबे लंबे ग्रामीण मतदाताओं से अपील करते हैं कि चुनाव में जीतने के बाद हम ये कराएंगे। ये तो देखने वाली बात अब यही है कि अब तो चुनाव नजदीक है, कल छोड़ परसों चुनाव पर भी रखे जाएंगे। उसके बाद अब तो देखने वाली बात तो यही है कि 2 मई को जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जनता चुनेगी। जी मुबीन, आप बने रहे हमारे साथ। हम मेरठ चलते हैं अतुल शर्मा के पास। अतुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी विद्यासागर जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अतुल, मेरठ की अगर बात कर ली जाए तो चूंकि कोविड को लेकर हर एक कोई परेशान है और मेरठ में किसानों को लेकर जो अभी आंदोलन चल रहा है यानी अलग अलग बॉर्डरों पर, क्या वो मुद्दा वहां पर हावी दिख रहा है आपको? देखिए, अगर बात करें पंचायत चुनाव की, ग्राम प्रधान की बात करें तो लोग अलग अलग तरीके से प्रस्ताव बना रहे हैं। कोई ग्राम के विकास को लेकर के बना रहा है तो कोई अन्य विकास को लेकर के बना रहा है। लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये धरने चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के किसानों के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। अगर बीजेपी प्रत्याशी जो पंचायत आपका जिला पंचायत प्रत्याशी है उनको लेकर के बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो उनसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और लगातार रैलियों में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसान आक्रोश में है, उसी को लेकर के वो उनका विरोध कर रहे हैं और पार्टियों के लिए पंचायत चुनाव में समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से राकेश टिकैत वहां पर धरना देने, उसी को लेकर के किसान उन्हीं की बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी सरकार उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक उनको बीजेपी सरकार को मौके देने के लिए किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और पंचायत चुनाव में ये नतीजे सामने आ सकते हैं। 2 तारीख को पता चल सकता है कि कितने बीजेपी के समर्थन में है और कितने विरोध में है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है गांव के अंदर स्थिति ये बनती जा रही है। क्योंकि अतुल, ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन, उसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इन्वॉल्व हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा काफी हावी रहने वाला है। देखिए, मेरठ की बात की जाए, मेरठ मुजफ्फरनगर के किसान ही ज्यादातर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं क्योंकि किसानों का कहना है लगातार किसानों ने धरने दिए हैं और अब इस समय गेहूं की फसल का समय चल रहा है। गन्ने की फसल के बाद गेहूं की फसल का समय है तो किसान कहीं ना कहीं इस चीज से भी परेशान है। सभी गांव के किसानों का मानना है कि जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसानों के लिए ये बिल पास किए हैं, कहीं ना कहीं इसी से जो किसान है वो संतुष्ट नहीं है, बहुत नाराज है। और अगर देखा जाए गांव की स्थिति की बात की जाए तो अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि अगर गांव में जाता है प्रत्याशी तो कहीं ना कहीं उसे जिस तरह से पहले इज्जत दी जाती थी, बीजेपी के नाम को देख करके लोग उससे अपने आप इज्जत दिया करते थे, वो देखने को नहीं मिल रही है। लगातार गांव के अंदर अपमान किया जा रहा है बीजेपी के प्रत्याशियों का। और सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि लगातार जो विपक्ष है इसी में अपनी रोटी सेक रहा है और कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनने का मौका और जो उनके लिए लाभ उठा सकते हैं उस लाभ को उठाने का फायदा कर रहा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। बाराबंकी एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं। भोलानाथ बने हुए हैं। भोलानाथ, बाराबंकी से तो खबर यह भी है कि वहां संघर्ष भी हुआ है प्रत्याशियों में आपस में। बड़ा मुद्दा है क्योंकि काफी पंचायतों में लोग अक्सर पंचायत जो किसी जनता को खुश करते हैं, जिस जनता को प्रधान व जिला पंचायत विवाद बनाया हो उसके उसी जनता को खुश करते हैं। अभी विवाद की बात करें तो अभी रामनगर में एक मामला हुआ है जिसको प्रधान पद का उम्मीदवार था जो वोट मांगने गया था और जो मतदाता है उसने वोट देने से मना कर दिया। उसके साथ बातचीत की, उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर उसके साथ मारपीट हुई है। वहीं उसका मेडिकल के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाराबंकी से भोलानाथ आपका। लेकिन मुबीन और अतुल हमारे साथ बने रहेंगे। मुबीन से हम जानना चाहेंगे कि जहां तक जालौन की बात कर ली जाए, आज यानी लॉकडाउन को लेकर भी वहां पर जो है वीकेंड जो लॉकडाउन है उसे बहुत सख्ती बरती जा रही है। क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? प्रचार प्रसार पर इसका असर पड़ेगा? जी, अगर लॉकडाउन की बात करें तो आप मेरे पीछे साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लॉकडाउन का पूरा यहाँ पर असर पड़ रहा है और प्रचार भी यहाँ पर थम चुका है। जो भी अगर प्रचार की गाड़ी यहाँ से निकलती है तो पुलिस द्वारा उनको या तो सीज कर दिया जाता है या उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाता है, जिससे कि प्रचार बिल्कुल पूरी तरह से जालौन में थमा हुआ है। जी बिल्कुल, यानी प्रत्याशी के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया होगा फिर। हाँ, अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो
जो शहर लेवल का है तो यहाँ पे तो चुनाव प्रचार थम चुका है, बिल्कुल भी बात की जाए। और अगर जो गांव प्रत्याशी हैं तो वह गांव में रात में चोरी छुपे प्रत्याशी अपना वोट मांगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसको देखते जिला प्रशासन भी सख्त है। उसके बाद भी जगह जगह पे कार्रवाई के तो अब ये है आदेश हो रहे हैं जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे मूविंग, तो आखिर कैसे जा रहे हैं लोग, कैसे कन्विंस कर रहे हैं एक दूसरे को लॉकडाउन में, क्योंकि प्रचार तो कर ही रहे होंगे। लॉकडाउन में कन्विंस करने का प्रत्याशियों ने नया नया तरीका अपनाया है। गांव क्षेत्रों में जाके 3-3, 4-4 लोग जो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो जाके वोट मांगते हैं और अपील करते हैं कि हमें इसको वोट दो। लेकिन अगर देखने वाली बात है तो इस बार गांव के जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगहों पे जाके प्रत्याशी अपना वोट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। अतुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, जहां तक वीकेंड लॉकडाउन की अगर बात कर ली जाए, क्या इससे कोई परेशानी वहां पर देखने को मिल रही है, दिक्कतें आ रही है प्रत्याशियों को? देखिए, प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के पहले ही जो प्रत्याशी है उनको पहले ही आग्रह करा दिया था, उनको पहले ही सूचना देती थी कि अगर कोई भी प्रत्याशी वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि प्रत्याशी इतना करने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। अगर देहात की स्थिति की बताई जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रधान प्रत्याशी है लगातार भंडारा और प्रसाद बंटवा रहे हैं, जो पब्लिक को रुझाने के लिए, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए प्रसाद के नाम पर लगातार दावतें चल रही हैं। और अगर देखा जाए देहात के अंदर तो वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिलता है। प्रशासन कितना भी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार हथकंडे अपना रहा है, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि जो प्रत्याशी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन जब तक कार्रवाई नहीं करता है, जब तक भवन प्रीत न होवे देवा लाख करो बैरी की सेवा, जब तक पुलिस प्रशासन डंडे से बात नहीं करता है, जब तक प्रत्याशी हो, आम जनता हो, कोई भी मानने को तैयार नहीं होती है। और इसी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो गांव के अंदर चुनाव चल रहा है, रात को अगर बात की जाए, रात को देखा जाए, तस्वीरों में ऐसे नजर आता है कि जैसे एक साथ तवेले में से भैंसों को छोड़ा जाता है, उसी तरह से जनता भंडारे पर, दावतों में टूट, गांव की जनता एक साथ टूट के पड़ती है। और देखने को मिलता है कि कोरोना की कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। जब किसी भी गांव के प्रधान की बात की जाए, लगातार जो सुबह को बताते हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर शाम की बात की जाए तो वहां देखने को मिलता है कि लोगों को एक साथ छोटी जगह में बैठा करके दारू पिलवाई जा रही है, कहीं दावतें की जा रही है। तो तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उसके उल्लंघन किए जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अतुल, जो जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसके उल्लंघन किए जा रहे हैं, कोविड नियमों के पालन भी नहीं किए जा रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, आप दोनों से ये सवाल हम लेंगे बारी बारी से। अतुल, पहले आप जवाब दें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने प्रत्याशी समर्थन दिया है या खड़ा किया है, सिंबल तो नहीं दिया है लेकिन समर्थित प्रत्याशियों को उतारा गया है। लोगों के जहन में जो इस वक्त हालात हैं, कोविड को लेकर परेशान हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी से लोग बीमार हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, इन सब हालात में क्या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं? और जो निर्दलीय तौर पर जो गांव के जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज को सेवा करना चाहते हैं, प्रधानी चुनाव लड़के आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज को, क्या उधर रुझान ज़्यादा है या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो समर्पित उम्मीदवार है उनके तरफ रुझान है? बात यह है कि यहाँ पर पार्टी की और निर्दलीय की बात की जाए तो सामान्य ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की और अदर पार्टियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस चीज को लेकर के गुमराह है। लोग इस चीज से परेशान है कि किस पार्टी को वोट दी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार के कार्य हैं उनसे लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ बिल वगैरह जो ये बिल है, किसान बिल है, इसको लेकर के किया जाए तो कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। निर्दलीय जो है, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, सेवा के नाम पर लोगों को बहकाना चाहते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता अभी इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो पार्टी का समर्थन ज्यादा कर रही है। इस समय जनता ज्यादातर पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और कानपुर देहात का भी हाल जान लेते हैं। सलीम सिद्दीकी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सलीम, कानपुर देहात की क्या स्थिति है पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, महज 2 दिन बाद जो है कानपुर देहात में मतदान है। 26 अप्रैल को कानपुर देहात में मतदान होना है और जिस इस लिहाज से जो है 901 मतदान गए हैं, 1943 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12,21,796 मतदाता जो है अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आज जिलाधिकारी कानपुर देहात जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस कप्तान केशव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ बताया कि पूरा प्रयास होगा कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है
कि इस महामारी के दौर में ये पहला चुनाव होगा जो इस लिहाज से कोविड प्रोटोकॉल का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। कप्तान का कहना है कि गोले बना दिए गए हैं बूथ पर और 2 गज का दायरा दो गज के दायरे पर जो गोले बनाए गए हैं, यहाँ पर जो है मतदान करने वाले लोग मतदाता खड़े होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। मास्क के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। लोगों को पहले से अवेयर किया जा रहा है कि मास्क लगा कर रहे और अगर सैनिटाइजर नहीं है तो बार बार हाथ धोएं। खास बात ये कि आज जो है 4 बजे से चुनाव प्रचार पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है प्रत्याशी जो है वो 2-2, 4-4 लोग लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सलीम, सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि देखिए तीसरे चरण का जो मतदान है उसमें 2 दिन यानी शनिवार और रविवार ये लॉकडाउन पड़ता है। हालांकि आज ही शाम को प्रचार प्रसार थम जाना है, उसके बाद जो है लोग कन्विंस ही करते हैं एक दूसरे को जाकर, प्रचार तो नहीं हो पाता। क्या इसमें प्रभाव पड़ा है, वहां पर असर देखने को मिला है, प्रत्याशियों के सामने ये समस्याएं आई है? जी बिल्कुल। देखिए जैसे जो है आज जो है चुनाव प्रचार 4 बजे से बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया कि आज 4 बजे से चुनाव प्रचार बंद है। इसके बाद अगर जो है कोई चुनाव प्रचार करता है या कोई वोट मांगने निकलता है, कैंपेनिंग करने निकलता है, तो यकीनन जो है उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो है आज लॉकडाउन है। कल की बात करें तो कल एक दिन महज प्रत्याशियों को मिला है। जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी मानेंगे नहीं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन सोमवार को जब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा, इस लिहाज से जो है प्रत्याशी अभी भी कमर कसे हुए हैं। गांव-गांव जाकर भीड़-भाड़ न लेकर 2-2, 4-4 लोग जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सलीम आप ये जान लेते हैं, ठीक है अब तो हम समझ गए, वहां के जो लोग हैं वो मानेंगे नहीं, प्रत्याशी तो प्रचार करेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। कोविड नियम का पालन भी नहीं हो पा रहा है और फिर भी लोग घर घर जा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम जागरूक भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि देखिए अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कोई अगर बीमार होता है तो बहुत मुश्किलें आ जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सलीम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कानपुर देहात का जो मामला है वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन कौन से मामले हैं जो सबसे ज्यादा हावी है और लोग पसंद करना चाहते हैं और उसी मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? इस बात कानपुर देहात की ये कि ये पहला ऐसा जनपद होगा उत्तर प्रदेश में जहां पर जो है 4 लोकसभाएं हैं और 4 विधानसभाएं, यानी हर एक लोकसभा में एक विधानसभा आती है। और जो मेजर जो है मुद्दा है यहाँ पर पानी की विकट समस्या है। रनिया इंडस्ट्रियल इलाका है, तमाम तकरीबन 350 से 400 इंडस्ट्रीज वहां लगी हुई हैं। जो इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा जो पानी जमीन में जज्ब हो गया है। हालात ये तकरीबन 7 से 8 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी पीले कलर का निकलता है, यानी पूर्ण रूप से दूषित पानी है। जो ग्रामीण है मजबूर है, यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस बात की शिकायत हो चुकी है। लेकिन तमाम बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टीमें आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने टीमें भेजी कि दूषित पानी को जो है स्वच्छ किया जा सके। लेकिन फिलहाल इस पानी को लेकर जो है जो विकट समस्या थी वो जग की तस बनी हुई है। अभी भी जो है तकरीबन 7 से 8 गांव ऐसे हैं जो दूषित पानी पीने को मजबूर है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। फिरोजाबाद हम चलते हैं जहां पर हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं वो जुड़ गए हैं, सौरभ उपाध्याय। सौरभ, फिरोजाबाद की अगर बात कर ली जाए, देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये तीसरे चरण का मतदान यानी 26 तारीख को होगा और आज प्रचार प्रसार लगभग थम गया है। तो क्या स्थिति है वहां पर? जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से उत्साह में प्रचार प्रसार कर रहे हैं? लोगों के मन में क्या चल रहा है? कौन कौन से वो मुद्दे हैं? किस तरीके से तैयारी है, बताएं। बिल्कुल, देखिए जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, निर्दलीय हो, सभी ने अपनी चुनावी तैयारियां पूरी की हैं। प्रयास किया है वोटरों को लुभाने का, चाहे वो वायदों के जरिए हो, चाहे वो शराब देकर हो, चाहे वो साड़ियां बांटकर हो। प्रशासन की भी तैयारी पूरी कर लिया है। डीएम एसएसपी ने ब्रीफिंग की है और इस ब्रीफिंग में जो चुनाव में अधिकारी कर्मचारी लगेंगे उनको ब्रीफ किया है। साफ तौर पे 124 सेक्टर जो है बनाए गए हैं, छोटे छोटे ब्लॉकों को विभाजित करके, और 26 तारीख को शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए डीएम और एसएसपी और पूरा प्रशासनिक अमला लग गया। 80 बैरिकेडिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे संदिग्ध लोगों को रोका जाएगा। जी, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये मान लें कि जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन, उसमें आप समझिए कि दिन भर
आज सब कुछ बंद बंद जैसा दिखा, लोगों को बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है, कोशिश हो रही है कि इस चेन को तोड़ने के लिए, संक्रमण का जो चेन है उसे कैसे ब्रेक किया जाए, और इसलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसमें कोई समस्या आई? प्रत्याशी फिर कैसे कन्विंस कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा वीकेंड लॉकडाउन है, आज के दिन लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करें तो चोरी छुपे प्रचार लगातार जारी रहता है। चाहे प्रशासन प्रयास करे, उसके बाद भी प्रत्याशी का ये रहता है कि चाहे सामूहिक रूप से ना सही, अकेले सही, इधर उधर होके सही, किधर भी होके सही, लेकिन वो प्रचार अपना करते हैं और ऐसा प्रचार रहा है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन का फिरोजाबाद में असर गली में, मोहल्लों में देखा गया है, लेकिन मुख्य चौराहों पर लोगों की आवाजाही बेरोक टोक रही है। बिल्कुल सौरभ, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, आप इस दौरान यानी कि पंचायत चुनाव के दौरान निश्चित ही पंचायतों में गए होंगे, लोगों से आपने बात भी की होगी। पंचायत चुनाव जो प्रधान चुने जाते हैं उसका सबसे जो मेन जो फोकस होता है लोगों का, वो ये कि आपके प्रधान ऐसे हों जो आपकी जो तत्काल जो ज़रूरत हो उसे पूरा करें। यानी जो छोटे छोटे जो लाभ होते हैं, खासकर सरकार की तरफ से, सरकारी आवास हो या फिर वृद्धा पेंशन हो या छोटी मोटी सड़कें हो, ये इस तरह के पानी के लिए व्यवस्था यानी कि ट्यूबवेल, ये सब, क्या ये सब मुद्दे हावी हैं और ये सब वहाँ पर जो ज़रूरत है वो पूरे किए गए हैं पिछले प्रधान के द्वारा? देखिए, मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता हमेशा अपनी आवाज उठाती है और चुनाव में मुद्दे भी यही रहते हैं। जितने भी नेतागण खड़े होते हैं, चाहे वो प्रधानी के लिए या अन्य पदों के लिए, तो उसमें उनके द्वारा वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन 5 साल में वो वायदों पर कितना खरे उतरे, ये महत्वपूर्ण एक सवाल रहता है हमेशा। तो कई पंचायतों में जब हम गए हैं तो समस्याओं का अंबार रहा है, चाहे टूटी सड़कें हो या अन्य समस्याएं हो, चाहे योजनाओं के लाभ हो। तो इन सबको पूरा करने के लिए एक बार फिर से प्रधानों ने और अन्य प्रत्याशियों ने जो है जो वोटर हैं उनको लुभाने का प्रयास किया है। कई जगह ऐसा भी है कि 5 साल में वो समस्याएं जस की तस बनी है। देखिए, वोटरों का प्रयास, लुभाने का प्रयास तो लगातार किया ही जा रहा है। प्रत्याशी के द्वारा हर तरह के वायदे किए जाते हैं, बातें कही जाती है। जनता क्या कह रही थी, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए, जनता अब जागरूक हो चुकी है। बात करें जातिगत, लोग कई बार जातिगत रूप से चुनाव में वोट लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समीकरण ऐसे बनाते हैं, जातिगत समीकरण, लेकिन जनता अब चाहती है कि उनका प्रत्याशी ऐसा हो जो विकास को, बिल्कुल, जो आपने एक लाइन, एक शब्द जो आपने जो एक बात कही है, जातिगत समीकरण, ये कहीं ना कहीं हावी जरूर है। हम कानपुर देहात चलते हैं सलीम सिद्दीकी के पास। सलीम, क्या ये मुद्दा भी देखने को मिल रहा है, जो प्रत्याशी हैं वो चुनने लगते हैं कि ये प्रत्याशी किस जात के हैं और जात पर ही वोट मिलते हैं, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, जातिगत समीकरण जो है बहुत अहम होता है। बिल्कुल, जैसे परसीमन आता है, सीट एससी हो गई, सीट जनरल है, सामान्य है, इसी तरह जो है जो प्रत्याशी होता है उसको मुख्य रूप से जातीय समीकरण बहुत अहम किरदार होता है, बहुत अहम योगदान होता है उसकी जीत का, कि उसकी जाति के कितने लोग हैं, कितने वोटर्स उसकी जाति के हैं, इस लिहाज से उसे उसकी प्रबल दावेदारी होती है। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि लोग पढ़े लिखे, सुयोग्य, कर्मठ, सुशिक्षित उम्मीदवार को चयन करें ताकि पंचायत का विकास हो और लोगों के मानसिक रूप से भी विकास हो, क्योंकि आपके प्रधान अच्छे होंगे तो आप भी खुशहाल होंगे, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी समस्या है वो निदान करने की जो क्षमता है वो प्रधान के पास ही होता है। इसलिए प्रधान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जाति और धर्म पर न जाइए, एक बेहतर प्रधान को चुनिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।